हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे स्टडी फॉर स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों हम लोग आरओ और एआरओ के लिए अपना जनरल स्टडी का ये पॉलिटी का पोर्शन देख रहे थे। तो ये रिवीजन हम लोग लगा कर रहे हैं अपना, उसमें से हम लोग 100 क्वेश्चन देखिए कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे के प्रश्न जो बचे हुए रह गए थे 40 प्रश्न वो कंप्लीट करेंगे। तो हमारा 100वां प्रश्न देखिए आपके सामने है। इसका आंसर आपको मैं दे चुकी थी। वैसे किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों या मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति, और ये दोनों ही आपके सुमेलित हैं। राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 54, 55 राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। तो आपकी ये तो तीनों सम्मिलित हैं, बट 54 आपका सही सम्मिलित नहीं है। 54 में एक्चुअली इसकी निर्वाचन जो होता है वो बताया गया है। 55 में है आपकी आर्टिकल 55 में पदावधि की बात कही गई है। तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित होते हैं कौन कौन सम्मिलित होते हैं, आपको ये बताना है। ये प्रश्न हम लोग वैसे कल देख चुके थे, लेकिन मैं आपको दोबारा करा रही हूँ कि आपको 100 से लेके 140 तक दोबारा हो जाएं आपके, ठीक है। तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं आपको बताना है। तो देखिए सभी राज्य की विधानसभाओं के सभी सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली पांडिचेरी जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या डी उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सम्मिलित होते हैं वो आपके दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, सही है। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो तीनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है। तो ये पहला ही कथन संबंधित नहीं है, क्योंकि माता पिता तथा अभिभावक अपने 8 से 14 वर्ष नहीं होगा, यहाँ से होगा आपका 6 से 14 वर्ष, ठीक है। तो बाकी आपके तीनों, बाकी बी भी सही है आपका, सी भी सही है और डी भी सही। अगला प्रश्न देखते हैं 105 नंबर। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने के लिए तभी अहर होगा जब वह भारत का नागरिक हो। बिल्कुल 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, बल्कि 35 यहाँ होना चाहिए, तो ये गलत है। लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो ये भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा है आधार पर कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है, तो हमारा दूसरा जो है वो असत्य। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, आपको इसमें बताना है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों के राज्यपाल का पदभार ले सकता है, बिल्कुल ठीक है। एक राज्यपाल कई राज्यों का, मतलब 2 राज्यों का, तो हमने कई बार देखा है कि 2 जगहों के लोग, 2 जगहों के राज्यपाल, एक ही व्यक्ति 2 राज्यों के राज्यपाल। और जब तक राज्यपाल के उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर लिया जाता तब तक वह पद पर कार्य करता रहेगा। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल पूर्ण होने पर वह पुनः नियुक्ति नहीं हो सकता, तो ये भी ये असत्य पूछा जा रहा है, इसमें से क्या है। तो ये असत्य है आपको कि पुनः नियुक्ति क्यों नहीं हो सकता। हम देखते हैं ना कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का बनाया गया, फिर बाद में वही अगला राज्यपाल हमारा उत्तराखंड का बना दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। ये आपका यही कथन आपका जो था वो गलत था, बाकी तीनों सही हैं आपके। अगला प्रश्न देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 की, 35 की, या आयु का निर्धारण नहीं। तो 35 की आयु पूरी करना
कंपलसरी होता है, राष्ट्रपति के लिए भी और राज्यपाल के लिए भी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, आपको बताना है। तो महान्यायवादी की जाती है, महालेखा परीक्षक की जाती है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की, महाधिवक्ता की नहीं की जाती, क्योंकि इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये क्योंकि राज्य का अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। वैसे ही महान्यायवादी जो है वो केंद्र का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा संबंधित नहीं है कि इसके तहत भारत का शासन व्यवस्था पर महारानी का नियंत्रण हो गया था। बिल्कुल सही। 1857 की लड़ाई के बाद जो 1858 अधिनियम आया उसमें महारानी का नियंत्रण हो गया था भारत पे। इसने भारत के राज्य सचिव पद को समाप्त कर दिया, नहीं, राज्य सचिव पद को समाप्त नहीं किया था यहाँ पे, बल्कि उसका सृजन हो गया था। और वो यहाँ पे ये गलत है, इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ वायसराय बने थे और वहाँ राज्य सचिव का पद बनाया गया था ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये यहाँ इस 1858 से संबंधित आपका नहीं है। अगला है गवर्नर जनरल का पद नाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, तो ये भी सही है। तो ये समाप्त नहीं किया गया था, ये बनाया गया था, ब्रिटेन में बनाया गया था, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक पद बनाया गया था राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव के लिए, जो कि यहाँ पे जो गवर्नर थे उनको, जो वायसराय जो पद बनाया गया था भारत में, वो उनको रिपोर्ट एक तरह से अपनी राज्य सचिव को देता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जो हमारा लिया गया वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते समय संविधान के कितने अनुच्छेद प्रभावी हो गए? तो उसी तत्काल प्रभाव से, तो जो तुरंत लागू हुए थे वो थे 16। कौन कौन से थे? देखिए संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया एवं इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को प्रभावी अनुच्छेद जो थे वो तब 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 एवं 394। तो ये टोटल 16 अनुच्छेद थे जो उसी दिन से प्रभावी हो गए थे। देखिए 324 बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि ये प्रभावी इसलिए हुआ था क्योंकि तुरंत ही चुनाव होना था, तो जरूरी था उस समय वो होना। 5, 6, 7, 8, 9 हम जानते हैं नागरिकता से संबंधित है। 60 जो राष्ट्रपति की आपकी शपथ ली जाती है वो है। बाकी ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थे वो लागू करे गए थे। और संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें क्या प्रावधान थे, आपको बताना है कि इसने केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी थी। क्या ऐसा था? ये समाप्त नहीं की थी, इवन केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, जबकि प्रांत में जो थी वो खत्म हुई थी। देखिए उल्टा दिया है, अगर यहाँ पे प्रांत होता तो समाप्त कर दी, सही रहता। यहाँ इन्होंने प्रांत में द्वैध शासन आरंभ किया ये कहा, जबकि यहाँ समाप्त हुई थी, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तीसरा कथन है कि इसके द्वारा 11 जिलों में 11 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था जो थी आपकी प्रारंभ की गई थी, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो ये इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से सही कथन का चुनाव आपको करना है, तो इसमें से कोई भी हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, गोस्वामी थे, लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी थे, के एम मुंशी थे, ये सब लोग थे। जिसके अध्यक्ष जो थे इसमें वो थे BR अम्बेडकर जी। अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम में किए गए। अब 1833 के चार्टर से संबंधित प्रावधान पूछे जा रहे हैं। इसमें बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। तो ये हुआ था उस समय। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था ये अभी नहीं आई थी, बाद में आई थी। 1892 की बात है ये। कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, ये कहा जा रहा होगा इसमें। तो ये भी यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ पूछा जा रहा है आपका क्या किया गया था, पूछा जा रहा तो केवल एक किया गया था। तो अगला देखते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ये किया गया था आपका 1800 आपके 53 में हुआ था खुली प्रतियोगिता की, 1853। ठीक है, ये है इसका सही, 1853 में। वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग आपका किया गया था। ये आपका किया गया था 17 नहीं, ये भी किया गया था आपका 1784 में ही ये किया गया था। ठीक है, फिर भी एक बार कंफर्म कर लीजिएगा इसको। ये 1853 में हुआ था और ये 1784 में ही कर दिया गया था। तो 1833 के तहत केवल एक काम किया गया था कि व्यापारिक कार्यों को बंद कर उसे विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया था। अगला देखते हैं। संविधान सभा की गठित समितियों में समिति एवं उनके अध्यक्ष के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। तो आपका ए सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्रांतीय जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रारूप ठीक है, संचालन सही है, सर्वोच्च न्यायालय, बाकी सब ठीक है। आपका ये सुमेलित नहीं है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना कि यह किसका कथन था, उद्देश्य का आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये कहा था सुभाष कश्यप ने, उनका कथन। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था। हितैषी निरंकुशवाद का नाम दिया गया था 1909 को। मार्ले मिंटो सुधार था ये। और इसी के द्वारा सांप्रदायिक जो वो होता है हिंदू मुस्लिम अलग अलग जो चुनाव वाला सिस्टम, यही आया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था। दास प्रथा, ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए। तो ये किया गया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधायिका की शक्ति का स्रोत है एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है। कि जो इसमें पूछा जा रहा है कि जो सब प्रस्तावना है संविधान की वो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, बिल्कुल है स्रोत, एवं उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगा सकती है क्या, ये आपको ये बताना है। तो देखिए स्रोत है बट प्रतिबंध नहीं लगा सकती, विधायिका की शक्ति पर ये प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। दूसरा है संविधान की प्रस्तावना न्यायोचित है, बिल्कुल है, एवं इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती नहीं, इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जा सकती। आपको इसमें बताना था उपयुक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का आपको चुनाव करना है। तो इसमें से कोई सही नहीं है हमारा। अगला देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। कौन सी विशेषता है जो संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत है। देखिए, संवैधानिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत। तो ये संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत ये तीन के तीनों ही हैं। संसदीय व्यवस्था में होता क्या, संसद सर्वोच्च होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि संविधान को सर्वोच्चता दी जा रही, शक्तियों के पृथक्करण की बात की जा रही है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत है जिसमें न्यायालय भी कभी कोई कानून अगर विधायिका बनाती है तो उसको इनवैलिड करार दे देता है ना। तो ये तो ऐसे में संसद सर्वोच्च नहीं हुई, तो वो ये संप्रभुता के सिद्धांत के विपरीत हैं ये चीज़ें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के विरुद्ध है।
अब एकात्मक विशेषता के विरुद्ध की बात बताई जा रही है, कौन सा है? देखिए, जो एकात्मक, ये आपातकाल का जो प्रावधान है वो तो एकात्मकता की ओर झुक, यही है ही एकात्मकता का प्रतीक। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी उसका एकात्मकता का प्रतीक है। ये विरुद्ध नहीं है इसके। अखिल भारतीय सेवाएं, ये भी सारा झुकाव केंद्र की ओर है। लेकिन जब स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान जो है वो एकात्मकता की विशेषता के विरुद्ध में आ जाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई? आपको बताना है, नहीं ली गई है। तो देखिए, समवर्ती सूची का प्रावधान जो है वो अमेरिका से नहीं लिया गया, बिल्कुल नहीं लिया गया। अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी अमेरिका से नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आयरलैंड से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ आपकी ये कनाडा से ली गई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपकी। तो ये हमारा हो गया आपका विधि द्वारा स्थापित जापान से लिया गया। ठीक है, ये अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। और जो आपकी समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से। मैंने शायद आयरलैंड बोल दिया था पहले, गलत, वो बाई मिस्टेक निकल गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया, अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा, विधि द्वारा स्थापित जापान। तो अब पूछ रहा है कि कौन सा संविधान से नहीं लिया गया है, पूछ रहे। तो तीनों ही नहीं ली गई हैं, कोई भी अमेरिका के संविधान से इसमें से नहीं ली गई। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में कौन सा या कौन से कथन आपसे गलत है, ये पूछा जा रहा है। प्रस्तावना के संबंध में, संविधान है ये, संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना के संबंध में गलत। प्रस्तावना में कोई भी संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अधीन हो सकता है। ठीक है, कहा जा रहा है ये। और प्रस्तावना को अब तक केवल एक बार ही संशोधित किया गया है। तो देखिए, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। और पूछा क्या जा रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, कोई भी गलत नहीं है इसमें, ना तो एक ना ही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, विधान परिषद के विषय में सत्य आपको बताना है कि इसकी स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को है। बिल्कुल सही है, ये बात तो सही है आपकी। और दूसरा है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं होगी। ये भी बात आपकी सही है इसमें। अगला है कि इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा। हाँ, तो एक सेकंड देखिए, इसमें आपका ये सही है 169। और कुल संख्या राज्य विधानसभा सदस्यों 2/3 से अधिक नहीं होगी, ये आपका सही नहीं है इसमें। और 1/12 सदस्य 3 वर्ष स्नातक वाले जो लोग कर चुके हैं उनसे चुने जाएंगे, ये भी आपकी सही है ये बात। तो आपका इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कितनी होनी चाहिए? अब यहाँ पे जो 2/3 के बजाय यहाँ होगा 1/3 से कम नहीं होगी। और लेकिन 1/3 के साथ ही साथ ये भी कहा गया लेकिन 40 से कम भी नहीं होगी। तो ऐसे कुछ अपवाद हैं, राज्य गोवा, सिक्किम, तो आपको वहाँ देखना होगा कि जिसमें ये संख्या इससे कम रह जाती है। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है आपकी परीक्षा में। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्ताव पे बात आ गई। अब यहाँ पे देखिए, हर टॉपिक को कवर किया गया। अब लोकसभा में कौन से केवल लोकसभा में किए जा सकते हैं आपको बताना है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, निंदा प्रस्ताव भी आपका केवल लोकसभा में आता है। तो आपके यही 1 और 2 जो है, और विशेषाधिकार और स्थगन प्रस्ताव ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में किए जा सकते हैं।
देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होती है तभी तो सरकार गिरती है ना। सरकार की निंदा के लिए आपको लोकसभा में ही बहुमत मांगा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो किस आर्टिकल में ये चीज़ कही गई है, आपको ये बताना है। ये हमें पता चलता है आर्टिकल 74 से कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। आपको सत्य बताना है इसमें। प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल सही बात। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो ये भी आपका कौन सा कथन सत्य है। हाँ, तो ये भी बात आपकी सही है। वह बहुमत दल का नेता होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कौन सा कथन सत्य है। हाँ, तो इसमें उपयुक्त सभी, ये आपके तीन के तीनों ऊपर के जो कथन कहे गए हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक होता है। तो यहाँ पे महाभियोग जब चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, तो जिस भी सदन में पहले लाया गया है उसी सदन के 1/4 लोगों के हस्ताक्षर जो होते हैं चलाए जाने के लिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर जो जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद, जैसे महान्यायवादी केंद्र में है वैसे ही राज्य का महाधिवक्ता होता है, का पद का प्रावधान आपको आर्टिकल बताना है कि किस आर्टिकल में। तो 165 में है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा फिर है कि विधान परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह भारत के सभी राज्यों में है। विधान परिषद के बारे में आपको बताना है। सभी राज्यों में नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है हमारे यहाँ पे। अभी मैं आपको उस राज्यों के नाम भी बताती हूँ। इसके सभापति का चुनाव राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कौन सा कथन सर, राज्यपाल द्वारा तो नहीं, सभापति का चुनाव राज्यपाल नहीं, उसी जो परिषद के लोग होते हैं उनके द्वारा ही अपने में से चुना जाता है, तो ये नहीं होता है। विधान परिषद में चुने जाने वाले सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, नहीं, यहाँ 30 होनी चाहिए, ये भी गलत है आपकी। अगला है, राज्य विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो आपके 1/3 नहीं होता है यहाँ पे, आपका ये भी गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है, तो 1 2 3 4 कोई भी इसमें से आपका सत्य नहीं है। ये देखिए, आपकी दिए गए कथनों में कोई भी कथन सत्य नहीं है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है आपकी। विधान परिषद के सभापति विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राज्यपाल द्वारा 1/6 पर जो सदस्य होते हैं उसके विधान परिषद के वो मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है। मान लीजिए विधानसभा ने कोई विधानमंडल में 2 सदन हुए ना राज्य में, जिसको विधानमंडल, एक विधानसभा एक विधान परिषद, मान लीजिए जिसमें दोनों ही सदन है, उच्च और निम्न, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। वहाँ की बात करी जा रही है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को रोकने की राज्य विधान परिषद के पास अधिकतम समय सीमा होती है। तो कितनी समय सीमा तक वो रोके रख सकता है, तो वो रोके रह सकता है 4 माह तक आपके। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 108 आपका। अगला है, एक सेकंड, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। तो पहला है साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, तो यही सदस्यों का जो सामूहिक विशेषाधिकार जो है वो ये नहीं है, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, ये विशेषाधिकार नहीं है।
अगला है निम्नलिखित में से संसद के सत्रों में कौन शामिल नहीं है। संसद सत्र होते हैं ना, तो कौन सा वो सत्र जो है वो शामिल नहीं है इसमें। बजट सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। कौन सा सत्र शामिल नहीं है, तो वो ग्रीष्मकालीन सत्र जो हमारा वो शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। सत्य नहीं है। मंत्रिपरिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल नहीं, कभी भी भंग हो सकता है। इसका तो कोई निश्चित कार्यकाल होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अगर दूसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद हाँ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है ये प्रश्न। ये आपका ये दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं, ये गलत है आपका। यहाँ पे ये लोकसभा के प्रति जो होते हैं सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चौथा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ ये भी है, ये तो संशोधन के तहत ये प्रावधान लाया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है आपको बताना है। तो आपका पहला और तीसरा सी ऑप्शन जो है वो आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल के सृजन के लिए अधिकृत है। केंद्र शासित में यूटीज में आपको बताना है कि विधानमंडल के सृजन के लिए कौन अधिकृत है, वहाँ की जिम्मेदारी संसद के पास होती है। अगला है कि राज्य के मुख्यमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। मुख्यमंत्री के विषय में आपको बताना है कि वह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। कार्यकारी प्रमुख तो देखिए राज्यपाल होता है राज्य का, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में राज्यपाल होता है आपका। बी है राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य मुख्यमंत्री के नाम से, तो ये यहाँ पे ये गलत है, वो राज्यपाल के नाम से होते हैं। वह केवल विधानसभा का सदस्य होता है, तो केवल सदस्य तो नहीं होता है, ये भी गलत है। वह मंत्रियों का चयन अपने विवेक से करता है, तो सत्य पूछा जा रहा था, यही एकमात्र बात सही है कि वो जो मंत्रियों का चयन करता है वो अपने विवेक के अनुसार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। संसद का कोई सदस्य है, कौन सी ऐसी परिस्थिति में वो अयोग्य घोषित किया जाएगा आपको बताना है। और अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दे तब, या कोई निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचन के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है तब, या वह अपनी राजनीतिक पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों के विपरीत मतदान करता है। तो देखिए ये भी अगर वो करता है तो भी अयोग्य घोषित, ये करे तो भी अयोग्य घोषित, ये करे तो भी अयोग्य घोषित। कहने का मतलब इसमें ये तीनों कथन जो हैं वो तीनों सही हैं, इस आधार पर वो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संसद के किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव। वाद विवाद तो कौन सा प्रस्ताव होता है, वो होता है हमारा कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन ए। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। लोकसभा में आवंटित सीटें हैं और आपके स्टेट का नाम लिखा है, तो जो हमारा सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन बी पंजाब। एक से बाकी आपकी सही सुमेलित। राजस्थान में आपकी 25 हैं, गोवा में 2 हैं, बिहार में 40 है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट। यहाँ पंजाब में देखिए 13 है, 12 नहीं है, यहाँ पे 13 है, इसीलिए गलत है, ठीक है। तो ये हमारे 140 प्रश्न आज कंप्लीट हो गए हैं। कल मैंने आपको 100 कंप्लीट कराए थे, आज के ये 40।
तो पॉलिटी का हमारा ये कंप्लीट हो गया। आगे फिर देखेंगे, अगर लाना होगा तो हम और बाकी अब अगला सब्जेक्ट लेके आएंगे, इकोनॉमी लाएंगे जहाँ तक है इकोनॉमी, फिर से ज्योग्राफी आपको करा देंगे, हिस्ट्री भी फिर से कराएंगे। साथ ही साथ अगला अभी थोड़ी देर में हम आपके लिए हिंदी का भी वीडियो लेके आते हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा प्रयास तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई कमेंट कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।